जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फरवरी 2014 के। फरवरी 2014 की यह पहली क्लास होगी और क्लास भी जो है क्रम से चल रही है। 16वीं क्लास है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि कवर किया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन के नाम से, स्वदेशी आंदोलन के नाम से, सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से, या खिलाफत आंदोलन के नाम से? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना गया स्वदेशी आंदोलन के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना और घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडिता रमाबाई ने, बेगम रुकैया ने, ताराबाई शिंदे ने, राज सुंदरी देवी ने? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को जो ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर बहुत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया था, और इन मिशनरियों ने द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा को भी प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ? तो वह परिवर्तन हुआ था भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जो है ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बन गया। उस समय भारत उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाही समझौता, महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टा समझौता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो वह था अस्थाई समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थाई समझौता। अस्थाई समझौते द्वारा राजाओं व तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। किसने लागू किया था? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? 1793 में। 1793 में लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और यह था अस्थाई समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर से, लखनऊ, फैजाबाद से, इलाहाबाद से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 2014 में तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो वह लखनऊ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ से। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अगर वहीं बात करते हैं कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। और वहीं बात करते हैं फैजाबाद से जो थे मौलवी अहमद उल्लाह। कौन थे? मौलवी अहमद उल्लाह। इलाहाबाद से 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चौधरी लियाकत अली। कौन थे? चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है इलाहाबाद से किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम या 1868 का अधिनियम? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो वह अधिनियम था 1858 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित किया गया और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2 अगस्त 1858 को। 2 अगस्त 1858 को यह पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक क्या थे? बलात् मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे, पानी लगाने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2014 में भी पूछा गया था, 2021 में भी यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? तो वह थे बलात् मजदूर थे। पाइक जो थे मध्यकालीन असम में बलात् मजदूर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था और पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी जिस पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मणिग्राम और नांदेसी यह क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। मणिग्राम, नानदेसी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। मणिग्राम व नानदेसी दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। उपर्युक्त 2 कॉलम के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है स्थान का नाम, दूसरे तरफ है वर्तमान राज्य। चिराग है, कोलडीहवा है, बरजोहम है, हालुर है। दूसरे जो वर्तमान राज्य हैं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
चलिए सही मिलान करते हैं। किरांत का जो संबंध होगा वह बिहार राज्य से होगा। किरांत का संबंध किससे है? बिहार राज्य से। ए का जो संबंध होगा वह यश से होगा। ए का संबंध यश से बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, वह ऑप्शन ए है। आगे भी देते हैं। कोलडीहवा, कोलडीहवा का जो संबंध होगा वह उत्तर प्रदेश से, यानी बी का जो संबंध है वह है यफ से। और बरजोहम, बरजोहम का जो संबंध है वह कश्मीर से है। सी का संबंध जो होगा वह ई से है। हालुर, हालुर का संबंध जो है वह आंध्र प्रदेश से है। हालुर का संबंध किससे है? वर्तमान राज्य जो होगा वह आंध्र प्रदेश। तो डी का जो संबंध है वह जी से है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। सही मिलान जो किया गया है वह है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक ही स्थान पर कृषकों व चारागाहों के झुंड पाए जाने के कारण वैज्ञानिकों ने अनाज व पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया। यहाँ पर जो है अनाज और पशुओं का जो अध्ययन किया गया था इसी कारण ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी डैश डैश बार नाम आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार कितनी बार नाम आया है? तो वह है 1 बार। सिर्फ 1 बार जो है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 बार। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, तो वह है यमुना नदी। यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है यमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है और अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की विशेषता कौन सी है वही बताना है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की विशेषता जो है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। बौद्ध व जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग दे उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए युवा अवस्था में ही शादी के बाद गृह त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध जो है देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से।
किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने, हरिदास ठाकुर ने, घासीदास ने, ज्योतिबा फूले ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से। तो यह वक्तव्य किसका था? तो वह ज्योतिबा फूले का था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के अनुसार उच्च जाति के लोगों की उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद रंग शांति का प्रतीक है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो वह है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा का न्याय जो है छोटे बड़े को एक समान मानता है। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था और इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था तो सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ऐसे व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। इन अभिलेखों में उन संगठनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे जो सिंचाई, मंदिर इत्यादि से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? सिंचाई,
सिंचाई मंदिर इत्यादि से जुड़े हुए थे, उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो वह होगा राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो यह बात जो है गलत है, यह जो है सत्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। ग्राम भोजका एक बड़े जमींदार को कहते थे जिसके पास अत्यधिक जमीन होती थी और इन्हें ही ग्राम मुखिया भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। यह बात जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वह होगा रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। किसी भी मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता व संरचना उसके जनक चट्टान से संबंधित होते हैं। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने में किया जाता है। ये चट्टानें आग्नेय, तलछटी या कायांतरित हो सकती हैं। कौन सी चट्टानें हो सकती हैं? आग्नेय और कायांतरित। चट्टानें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है, विवृत खान खनन कहा जाता है या सिंटरन कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उत्खनन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खोद कर बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खादान वह स्थान होता है जहाँ से चट्टानें, स्लेट व बजरी इत्यादि खोद कर निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। तो वह स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वह द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, उत्खनन इत्यादि शामिल हैं। प्राथमिक क्रिया में क्या शामिल है। कृषि हो गया, उत्खनन इत्यादि जो है वह शामिल है, जिनके लिए कच्चा माल आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्रिया। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।